हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो, मुझे उम्मीद है कि थोड़े बहुत बच्चों ने तो मेरा पिछला वाला जो लेक्चर मैंने आपको बना के दिया, जो जेनेटिक्स का परिचय हमसे हमें करवाता है और मेंडल के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारी बातें बताई। पिछली क्लास में मैंने आपको ये कहा था बेटा कि अभी थ्योरेटिकल हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम सारी बातें समझेंगे। तो आइए आज हम मेंडल के आनुवंशिकता के नियम को प्रयोगों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि मेंडल ने कैसे कैसे प्रयोग किए, उनसे क्या क्या परिणाम सामने निकल कर आए और उन परिणामों के आधार पर कौन कौन से नियम बनाए गए, हमें उनको समझना है। देखो, ये बात आप सब जानते हैं कि हमारे मेंडल साहब ने जिस पादप का चयन किया था, उस पादप का नाम था उद्यान मटर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। क्या नाम था बेटा? उद्यान मटर, जिसको हमने अंग्रेजी में कहा था पाइसम सैटाइवम। याद करो। अच्छा, चयन क्यों किया था ये मैं आपको बता चुका हूँ कि उसका जीवन काल छोटा होता है, द्विलिंगी होता है, स्वपरागण होता है, परपरागण भी कराया जा सकता है। इसके अलावा 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे जो मैंने आपको याद कराने की कोशिश की थी। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्का श्योर हो बेटा? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आज हमें एक तो ये समझना है कि मेंडल के प्रयोग करने की तकनीक क्या थी। प्रयोग करने की तकनीक क्या थी, एक तो हमें यह समझना है बेटा कि आखिर वो प्रयोग करता कैसे था। तो आइए सबसे पहले इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं कि मेंडल के प्रयोग करने की तकनीक क्या थी। देखो, मेंडल क्या करता था बेटा, अधिक संख्या में पादप लिया करता था मटर के। अधिक संख्या में पादप लेने का फ़ायदा क्या होता है कि परिणाम जो होते हैं ना, वो प्रमाणिक आते हैं। भाई, एक पादप में प्रयोग करोगे तो परिणाम किसी भी कारण से प्रभावित हो सकता है, और फिर वो जो परिणाम आया वो सही है या नहीं है उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब 100 पादपों पे प्रयोग करो और 100 के 100 पे सेम परिणाम आए, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ यार, ये परिणाम सही है, इसका मतलब प्रयोग बिल्कुल सही है। तो देखो, मेंडल साहब क्या करते थे, जब भी वो प्रयोग की शुरुआत करते थे तो जिन मटर के पादपों का चयन करते थे वो पादप लेते थे शुद्ध। क्या लेते थे? हमेशा शुद्ध। समझ में आ गया बेटा? अब आप सोचेंगे शुद्ध पादप क्या होते हैं, तो देखो, शुद्ध पादप किसे कहेंगे वो समझें आप सबसे पहले, ठीक है। शुद्ध पादप का मतलब क्या होता है? देखो, चीज़ों में तो शुद्ध और मिलावट हम बहुत आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शुद्ध प्योर का मतलब होता है एक ऐसा जंतु, एक ऐसा पादप जिसे निरंतर स्वपरागण से उत्पन्न किया गया हो, उसे कहेंगे हम क्या बेटा? शुद्ध पादप। जिसमें बाहर के कोई लक्षण ही ना आए हो, आप उसे क्या कहेंगे? शुद्ध पादप। तो मेंडल साहब क्या करते थे, मटर के पादपों का निरंतर स्वपरागण कराते थे और उनसे जो उनको संतति प्राप्त होती थी उन्हें वो कहा करते थे शुद्ध पादप, ठीक है। और अपने प्रयोग की शुरुआत सदैव उन्होंने जो है बेटा वो शुद्ध पादप से ही करी, ठीक है। दूसरा, जनरली मेंडल साहब क्या करते थे, एक बार में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते थे। सुनना बहुत गौर से, एक बार में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते थे। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं अपन कि इसका मतलब क्या है। देखो, जैसे आप मटर के पादप पे प्रयोग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ना कि मटर के पादप में तो सारे लक्षण होंगे। बीज का रंग भी होगा, बीज की आकृति भी होगी, पादप की ऊंचाई भी होगी, फली की आकृति भी होगी, फली का रंग भी होगा, पुष्प का रंग भी होगा, पुष्प की स्थिति भी होगी। सही बात है, 34 के 34 विपर्यासी लक्षण होंगे। लेकिन मेंडल साहब सारे पे ध्यान नहीं देते थे। वो जिस एक लक्षण को पकड़ लिया करते थे, अब उसी की ही पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति को देखते थे, बाकी से उन्हें कोई मतलब था ही नहीं। समझ में आ गए बेटा? उदाहरण के तौर पे समझना मेरी बात को। जैसे एक खेत के 2 हिस्से उन्होंने किए और एक तरफ उगाए शुद्ध लंबे पादप। क्या ले लिए? शुद्ध लंबे पादप। इसका मतलब मटर में अब वो जिस लक्षण की वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं वो है पादप की लंबाई। अब पादप का बीज कैसे आए उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, फली का रंग कैसे आए उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, पुष्प की स्थिति कैसी है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक तरफ ले लिए शुद्ध लंबे पादप, तो दूसरी तरफ वो लिया करते थे शुद्ध
बौने पादप। कौन से पादप लिए बेटा? शुद्ध बौने पादप। ठीक है, लंबापन याद करो प्रभावी होता है और बोरापन क्या होता है? अप्रभावी होता है। तो खेत के दो हिस्से कर दिए, एक तरफ शुद्ध लंबे पादप उगाए, एक तरफ उगाए शुद्ध बौने पादप। ठीक है, शुद्ध क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये पादप निरंतर स्वपरागण से बनाए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सुनो दूसरी बात, आगे वो क्या करते थे। देखो, मटर का पादप होता है द्विलिंगी, और ये द्विलिंगी का निशान है। ये निशान किस चीज़ का है बेटा? ये जो प्रतीक चिन्ह है वो द्विलिंगी होने का है। ठीक है, द्विलिंगी मतलब इसके पास पुंकेसर भी है और इसके पास स्त्री केसर भी है। अब अगर द्विलिंगी है तो फिर तो ये आपस में स्वपरागण कर लेंगे, लेकिन नहीं, मेंडल साहब चाहते थे कि ये स्वपरागण की जगह आपस में परपरागण करें। क्या करें? परपरागण करें। अब परपरागण कराने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको इनका स्वपरागण रोकना होगा। क्या करना होगा? स्वपरागण रोकना होगा। आपको क्या करना होगा? किसी एक के परागकण को लेने होंगे और किसी एक की अंड कोशिका लेनी होगी। तो देखो मेंडल साहब क्या करते थे, मान लो ये वाला जो पैतृक हमने लिया है, ये वाला जो पैतृक हमने लिया है, इसको मादा पादप की तरह इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है? मादा पादप की तरह इसको प्रयोग में लेना है। ठीक है, और मान लिया मैंने इसको लेना है नर पादप की तरह प्रयोग में, मान लीजिए। ठीक है, नर पादप की तरह प्रयोग में लिया। ठीक है, अब द्विलिंगी है तो द्विलिंगी में तो नर और मादा दोनों होते हैं। अब इसे मादा पादप कैसे बनाएं वो समझो। तो मेंडल साहब ने क्या किया? दिमाग लगाया। अब दिमाग कैसे लगाया वो देखना। मेंडल साहब ने क्या करा? इसके पुंकेसरों को जो है बेटा वो परिपक्व होने से पहले कैंची से काट दिया। हाँ बेटा, क्या किया? इसके पुंकेसरों को परिपक्व होने से पहले ही कैंची से काट दिया। अब जब पुंकेसर परिपक्व होने से पहले ही काट दिए तो क्या उनमें परागकण बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो जब परागकण बनेंगे ही नहीं तो स्वपरागण कैसे होगा? नहीं होगा। तो ये पादप किस तरह काम आ जाएगा? मादा पादप की तरह काम आ जाएगा। तो इसमें क्या करा उन्होंने कि इसके जो पुंकेसर है उनको कैंची से काट दिया। अच्छा, काटने का ध्यान रखना कि काटा जो है बेटा वो परिपक्वन से पहले काटा है। इस प्रक्रिया का नाम होता है विपुंसन। क्या बोलते हैं इसको? विपुंसन। समझ में आ गई बेटा? अब जब एक द्विलिंगी में से नर भाग को हटा ही दोगे तो मादा बनेगा कि नहीं बनेगा? और यही तो हम चाहते थे। लीजिए, ये पादप आपका तैयार हो गया, मादा पादप। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मादा पादप बन गया है तो इसमें इसके खुद के परागकण तो नहीं आ सकते क्योंकि वो तो आपने पुंकेसर कैंची से काट दिए, लेकिन कहीं और से तो आ सकते हैं ना। जबकि आप चाहते हैं कि परागकण सिर्फ इस शुद्ध बौने पादप से ही आए और कहीं से आए ही नहीं, जिसको हमने नर की तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन कहीं और से भी उड़ के आ सकते हैं। परागणों का तो क्या भरोसा। तो फिर इसने पता क्या किया? इसी मादा पादप जो है जिसके पुंकेसर को आपने कैंची से काटा, इसके स्त्री केसर को, वर्तिकाग्र जानते हो ना, ऐसे होता है, ऐसा वर्तिकाग्र होता है, ऐसे वर्तिका होती है, जानते होंगे आप शायद, और ऐसा अंडाशय होता है। तो इसी मादा पादप जिसके पुंकेसरों को आपने कैंची से काट दिया था ना, इसी के स्त्री केसर पे, इसी के वर्तिकाग्र पर थैली बांध दी। वर्तिकाग्र पर क्या बांधी बेटा? थैली बांध दी। थैली बांध दी। इस प्रक्रिया का नाम है थैलीकरण। क्या नाम है बेटा? थैलीकरण। थैली क्यों बांधी? ये लीजिए, मैं थैली बांध देता हूँ इस तरह से। ये एक हमने थैली बांधी। थैली क्यों बांधी? ताकि अवांछित परागकण ना आ सके। तो देखो, यहाँ पर जो पुंकेसर लगे थे उनको तो आपने कैंची से काट दिया ताकि स्वपरागण ना हो सके। कहीं और से परागण ना आया अवांछित तो आपने थैली बांध दी। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जिस पादप को मादा पादप की तरह आपने काम में लिया था उसी में आपने विपुंसन किया है, उसी में आपने थैलीकरण किया है। समझ में आ गई बेटा बात? जिसको आप नर की तरह काम में ले रहे हैं उसमें आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, करना भी नहीं है। समझ में आ गई? अब हमारे अध्ययन का सारा
जो बेटा जिक्र रहेगा वो इस मादा पादप पर ही रहेगा। हमें इसी मादा पादप की संतानों से मतलब है। ये जो शुद्ध बौना पादप है ना, जिसमें नर मादा दोनों हैं, जिसमें हम नर वाले भाग को काम में ले रहे हैं, उसके मादा की संतानों से हमें कोई मतलब है ही नहीं। तो हमने उधर जो है बेटा मादा भाग को कैंची से काटा ही नहीं। बेवजह क्यों टाइम पास करें जब मतलब ही नहीं है तो। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस तरह से विपुंसन कर दिया और थैलीकरण कर दिया। अब नर पादप से हम क्या करते हैं बेटा, परागकण ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम, परागकण ले लिए। ये आपने परागकण ले लिया, ले लिए परागकण। अब इन परागकण को लेने के बाद क्या करो आप, ये जो मादा पादप है इसकी थैली को खोलो और परागकणों को इस वर्तिकाग्र पर डालो और थैली को वापस से बांध दो। थैली को वापस से बांध दो। ये लीजिए परागण क्या हो गया बेटा, संपन्न हुआ। अब अगर परागण हो गया तो ये जो परागण हुआ है, क्या ये पर परागण हुआ है? यस। तो इसे हम कहेंगे पर परागण। क्या कहेंगे बेटा, पर परागण। हो गया पर परागण। इसमें परागकण कहाँ से आए हैं, इस वाले नर पादप से, ध्यान रखना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पर परागण होने के बाद में ये जो हमारा मादा पादप जो है, इसमें पराग नलिका बनेगी, फिर निषेचन होगा, युग्मनज बनेगा, फिर भ्रूण बनेगा और फिर बनेगा बीज। सही बात है। फिर उस बीज को आप क्या कीजिए, अंकुरित करवाइए। क्या करवाइए बेटा, अंकुरित करवाइए। समझ में आ गई बेटा बात। अंकुरित करने के बाद जब ये बड़े हो जाए तो इनकी लंबाई को नापिए, क्योंकि हम यहाँ पर पादप की लंबाई वाले लक्षण की वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको इनकी लंबाई नापनी पड़ेगी। अब हमारे पास लंबाई तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, शुद्ध लंबे पादप की अनुमान मान लेते हैं। मान लो इसकी लंबाई है 44 सेंटीमीटर, ये हमने अंदाज़ा लगाया है। और बौने की मैं आपको मान लेता हूँ, चलो इसकी लंबाई है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन दोनों के जो पर परागण से आपको बीज मिले, जिनको आपने अंकुरित किया, और अंकुरित करने के बाद जो मटर के पादप आपको मिले, क्या मिले बेटा, मटर के पादप जो आपको प्राप्त हुए हैं, इनकी लंबाई आपने नापी। और जब इनकी लंबाई आप नापेंगे तो सबकी लंबाई आपको मिली 44 सेंटीमीटर, अर्थात सभी के सभी मिले लंबे। क्या मिले बेटा, लंबे। इसे हमने कहा प्रथम पीढ़ी। ये इन दोनों की संतान है कि नहीं है, शुद्ध लंबे पादप और शुद्ध बौने पादप के पर परागण की जो संतान प्राप्त हुई वो सभी लंबे थे। उसे हम कहते हैं प्रथम पीढ़ी उर्फ F1 पीढ़ी। क्या कहेंगे बेटा, इसको F1 पीढ़ी कहेंगे। ये बात आपको खासकर ध्यान रखनी है। लीजिए, अब आपको जो है F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई, अर्थात आपको एक मादा पादप और एक शुद्ध मादा पादप जो कि लंबा है और एक शुद्ध बौना पादप जो कि नर है, उसके पर परागण से आपको एक पीढ़ी प्राप्त हो गई। कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें सभी के सभी आए लंबे, मतलब अर्थात ये संततियां सब माँ पे गई है, बाप पे कोई गया ही नहीं, क्योंकि बाप तो कैसा था इनका बेटा, बौना था, और माँ इनकी कैसी थी, लंबी थी। मटर के पादप प्राप्त हो गए आपको। अब ये जो मटर के पादप है ये तो वापस से कैसे होंगे बेटा, द्विलिंगी होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि मटर का पादप तो होता ही द्विलिंगी है। अब अगर द्विलिंगी है अर्थात इसमें वापस से वही नाटक, इसमें पुंकेसर भी होगा और इसमें स्त्री केसर भी होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा। अब अगर इसमें पुंकेसर स्त्री केसर है तो फिर इसमें वापस से स्वपरागण होने की संभावना होगी कि नहीं होगी, जाहिर सी बात है होगी। तो अब आप सोच रहे होंगे सर अब वापस से कैंची वेटी से काटने का प्लान तो नहीं है। नहीं, मेंडल साहब ने अब नहीं काटे। जब मेंडल साहब ने पहली बार संकरण कराया पर परागण के द्वारा, तभी विपुंसन और थैलीकरण किया था। अब तो मेंडल साहब कह रहे हैं मैंने एक बार पर परागण करा दिया, अब तो मैं इनको आपस में ही स्वपरागण करने दूंगा। क्या करने दूंगा बेटा, स्वपरागण, अर्थात इसी के वर्तिकाग्र पर इसी के परागकण आ जाएंगे। ये ऐसे, समझ में आई बेटा बात कि नहीं आई? इसी के परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर, इसको कहते हैं स्वपरागण। अब जब इसी के परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर जाएंगे तो फिर वही वाली बात, निषेचन भी होगा, भ्रूण बनेगा, युग्मनज बनेगा, बीज बनेंगे। सही बात है। ये लीजिए आपको फिर प्राप्त हो गई अगली पीढ़ी, बीज मिल गए। अब इन बीज को फिर क्या कीजिए, अंकुरित कीजिए बेटा। क्या कीजिए, अंकुरित कीजिए।
और अंकुरित करने के बाद अब जो आपको मटर के पादप प्राप्त हुए हैं, मटर के पादप क्या हुए, प्राप्त हुए, इस पीढ़ी को अब आप नाम देंगे F2 पीढ़ी। क्या नाम देंगे बेटा, F2 पीढ़ी। और अब आप इनकी लंबाइयों को नापिए। क्या ये वापस सभी लंबे हैं, क्या सभी बोने हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ बोने हैं, आखिर क्या है? तो जब मेंडल साहब ने, सुनना वापस मेरी बात गौर से, एक शुद्ध लंबे पादप और एक शुद्ध बोने पादप का पर परागण कराया तो उनको F1 पीढ़ी में सभी पादप कैसे प्राप्त हुए, लंबे प्राप्त हुए। जब उन सभी लंबे पादप का स्वपरागण कराया और उनसे जो पीढ़ी प्राप्त हुई, जब उनकी लंबाई उन्होंने नापी तो उसके अंदर उनको लंबे पादप तो मिले ही मिले, साथ में बौने पादप भी मिले। इस बार दोनों मिले और लगभग अनुपात था 3:1। 3 गुना लंबे तो 1 गुना मिले बौने पादप। समझ में आ गई बेटा बात? ये थी F2 पीढ़ी जो प्राप्त हुई है किससे, स्वपरागण से प्राप्त हुई है। क्या आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट करने की तकनीक क्या है, आप जरा उसको देखिए। तकनीक ये है बेटा, मैं आपको वापस बता देता हूँ कि एक तो स्टार्टिंग करनी है शुद्ध पादप से। शुद्ध पादप आप किसे कहेंगे, जो स्वपरागण से उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं शुद्ध पादप। ठीक है, निरंतर स्वपरागण से एक बार में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन करना है। उदाहरण के तौर पे हमने पादप की लंबाई ले ली, तो एक तरफ लिया शुद्ध लंबा पादप, एक तरफ लिया शुद्ध बोना पादप। अनुमान के तौर पे लंबे पादप की हमने जो हाइट ली है वो 44 सेंटीमीटर है, बोने की 22 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं है। लंबे पादप को हम मादा की तरह प्रयोग में ले रहे हैं और बोने पादप को नर की तरह प्रयोग में लेंगे। क्योंकि मटर का पादप द्विलिंगी होता है तो उसे मादा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पुंकेसरों को परिपक्व होने से पहले ही कैंची से काटना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को हमने नाम दिया विपुंसन। क्या नाम दिया बेटा, विपुंसन। सही बात है। अब अवांछित परागकण ना आ जाए इसके लिए हमने इसके वर्तिकाग्र पर थैली बांध दी, इसे कहते हैं थैलीकरण। फिर शुद्ध बोना पादप जो था वो जिसको हमने नर की तरह प्रयोग में लेना है, उससे परागकण लिए, इस मादा पादप के वर्तिकाग्र की थैली को खोला, पराग कणों को वर्तिकाग्र पर डाल दिया, थैली वापस से बांध दी। लीजिए ये हो गया पर परागण। क्या हो गया बेटा, पर परागण। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर परागण होने के बाद निषेचन हुआ, फिर युग्मनज बना, फिर भ्रूण बना और भ्रूण से आपको बीज मिला। उन बीजों को अंकुरित किया और अंकुरित करने के बाद वो जो पीढ़ी प्राप्त हुई उसे हमने कहा F1 पीढ़ी। उस F1 पीढ़ी में जो मटर के पादप प्राप्त हुए हमने उनकी लंबाइयों को नापा और जब लंबाइयों को हमने उनकी नापा तो लंबाई आई कितनी, 44 सेंटीमीटर, अर्थात सभी मटर के पादप हमें लंबे प्राप्त हुए। तो F1 पीढ़ी जो कि एक शुद्ध बोने और एक शुद्ध लंबे पादप के पर परागण से प्राप्त हुई थी, उसके सभी पादप लंबे थे। बताओ, माँ लंबी, बाप बोना, औलादे सारी लंबी, मतलब औलादे सब माँ पे गई है, बाप पे कोई गया ही नहीं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई बेटा? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पक्का। फिर ये जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है इसका हमने कराया स्वपरागण, क्योंकि मटर का पादप द्विलिंगी होता है और स्वपरागण आसानी से हो जाता है, अर्थात उसी के परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर। अगेन निषेचन होता है बेटा, युग्मनज बनता है, फिर भ्रूण बनता है, फिर बीज मिलते हैं। बीजों को फिर अंकुरित कराया और फिर इस बार जो पीढ़ी प्राप्त हुई उसे हमने कहा F2 पीढ़ी। क्या प्राप्त कहा बेटा, F2 पीढ़ी। और जब इनकी लंबाइयाँ हमने नापी तो लंबाइयाँ जो हमें मिली बेटा उसमें से अधिकांश मिले लंबे और कुछ बोने भी मिले। अर्थात जब F1 पीढ़ी में सभी पादप लंबे थे तो उनके जो बच्चे मिले वो लंबे भी हैं और बोने भी हैं और उनका अनुपात 3:1 है। जबकि पैतृक जब मैंने लंबे और बोने दोनों लिए तो F1 पीढ़ी में सारे लंबे मिले और जब सारे लंबों का आपस में स्वपरागण कराया तो F2 पीढ़ी में लंबे और बोने दोनों मिले। क्या आपको ये बात समझ में आ गई बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। ये थी मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट करने की तकनीक। इसके अलावा मेंडल साहब ने और भी चीज़ें काम मिली। देखो सुनो, मेंडल साहब क्या करते थे, 1-2 मटर के पादप पे प्रयोग नहीं करते थे। मैंने कहा ना, उनका जो सैंपल साइज था वो बहुत बड़ा था, मतलब प्रयोग करते समय मटर के पादप अधिकांश संख्या में लेते थे तो वृहद मात्रा में सैंपल लिया करते थे वो और उन पे प्रयोग करते थे। एक मटर का पादप नहीं लिया इन्होंने, ध्यान रखना, वृहद मात्रा में सैंपल लिए और सब पे प्रयोग करके देखा कि क्या परिणाम सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आई? तो लार्ज सैंपलिंग साइज बोलते हैं इसको, वृहद मात्रा में सैंपल लिए। इसके अलावा इन्होंने अपने जो परिणाम प्राप्त हुए
इनकी प्रामाणिकता को चेक करने के लिए गणित का सहारा लिया। किसका सहारा लिया बेटा? गणित का। और सांख्यिकी का सहारा लिया। किसका सहारा लिया बेटा? सांख्यिकी। सांख्यिकी जानते हो ना, वो माध्य का और बहुलक वगैरह वगैरह, उनसे क्या होते हैं, परिणाम बहुत बढ़िया आते हैं बेटा। तो गणित और सांख्यिकी का उन्होंने क्या लिया? सहारा लिया। समझ में आ गई बेटा बात, है ना। और एक लाइन कही जाती है कि गुणात्मक लक्षणों का, सॉरी गुणात्मक नहीं, हिंदी में कहेंगे संख्यात्मक, हाँ, संख्यात्मक लक्षणों का गुणात्मक विश्लेषण किया। क्या किया बेटा? गुणात्मक विश्लेषण किया। अब आप पूछेंगे ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। भाई सैंपल तो अधिक संख्या में लिए, तो संख्यात्मक तो खूब लिया, लेकिन हर गुण के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। ऐसा नहीं लंबाई के लेके छोड़ दिया, इन्होंने फिर बीज की आकृति पर अध्ययन किया, क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब अगर मैं एक शुद्ध, सुनना गौर से, जब मैं एक शुद्ध गोल बीज वाले का एक शुद्ध झुर्रीदार बीज वाले से कराता हूँ क्रॉस पर परागण, तो F1PD में क्या सभी के सभी गोल आते हैं कि नहीं आते हैं? जब उनका स्वपरागण कराता हूँ तो FTPD में क्या 3:1 में गोल और झुर्रीदार मिले कि नहीं मिले? या फिर उदाहरण के तौर पे जब मैं क्रॉस कराता हूँ शुद्ध बैंगनी पुष्प वाले का शुद्ध सफ़ेद पुष्प वाले से, तो क्या उनके परपरागण से F1PD में सभी बैंगनी रंग के पुष्प मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? और उनके स्वपरागण से क्या F2PD में 3:1 में बैंगनी और सफ़ेद पुष्प मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अर्थात हर लक्षण का गुणात्मक विश्लेषण किया अधिक संख्या में लेके, और गणित का इस्तेमाल किया, सांख्यिकी का प्रयोग किया, लार्ज सैंपलिंग साइज ली, एक बार में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते थे। क्या आपको बेटा बात समझ में आ गई? ये सारी मेंडल के एक्सपेरिमेंट करने की टेक्निक थी। तो मेंडल ने किस तरह से F1PD और F2PD बनाई, आई होप आपको आज की क्लास में ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई तो अगली क्लास में हम मेंडल के प्रयोगों को और विस्तार से समझेंगे। तब तक आप इसे अपनी पुस्तक से पढ़ें और समझें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।